जेठानी के 4 एसी और देवरानी का एक टूटा पंखा। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से हर एक दिन कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। मेरा तो दिन रात में भी इस गर्मी से छुटकारा नहीं मिलता। कहाँ मेरी जेठानी का एसी वाला कमरा है और कहाँ मेरा ये टूटे पंखे वाला कमरा। परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से मैं। तू फिर अपनी जेठानी के एसी वाले कमरे को लेकर शुरू हो गई। अरे वो अपने दहेज में एसी लेकर आई थी, तू क्या लेकर आई है? अगर तू भी दहेज में एसी लेकर आती तो आज तुझे इस टूटे पंखे में गुजारा नहीं करना पड़ता। लेकिन माँ जी, आप लोगों ने भी तो। अब बातें मत बना और जाकर अपनी जेठानी के लिए जूस लेकर आ। कब से बेचारी जूस के लिए परेशान हो रही है। उसे जूस देने के बाद मेरे लिए भी मसाला लस्सी बना देना। इतना कहकर कलावती अपनी छोटी बहू माया के कमरे से चली जाती है। आखिरकार क्यों एक ही घर की बहू होने के बावजूद भी जेठानी का एसी वाला कमरा था तो वहीं देवरानी माया का एक टूटे पंखे वाला कमरा। क्यों दोनों बहुओं में इतना ज्यादा भेदभाव था? उस टूटे पंखे के नीचे गुजारा कर रही थी। क्या वजह थी इन सब के पीछे की? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना। आपके घर में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। मुझसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। एसी नहीं चल रहा है क्या? बहू चल तो रहा है एसी, वो देख। ये क्या आपने 28 पर एसी चला रखा है? मैं तो कभी 16 के नीचे एसी चलाती ही नहीं हूँ। प्लीज एसी 16 पर करिए। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में मैं यहाँ कैसे रहूंगी? वो तो अच्छा हुआ मेरे पापा ने मुझे दहेज में 2 एसी दिए हैं। अब मैं कल ही ये दोनों एसी अपने कमरे में लगवा दूंगी। भाभी, कमरे में 2 एसी कौन लगवाता है? एक एसी आप लगवा लीजिए, एक एसी मुझे दे दीजिए। मेरे पापा ने मुझे दहेज में 2 एसी मेरे लिए दिए हैं, ना कि तुम लोगों के लिए। तुम खुद क्यों नहीं एसी लगवा लेती? तुम ही तो जॉब करती हो। धनुष, प्लीज जल्दी से एसी वाले को बुलवाकर आप कमरे में दोनों एसी लगवा दीजिए। अरे बहू, इतनी परेशान मत हो, मैं कल ही लगवा दूंगी तेरे कमरे में दोनों एसी। शीतल की शादी भले ही एक मिडिल क्लास घर में हुई थी, लेकिन वो थी अमीर परिवार से। ससुराल आते ही शीतल ने अगले दिन ही दहेज में लाए हुए दोनों एसी अपने कमरे में लगवा लिए थे। कुछ दिन तो शीतल अपने 2 एसी वाले कमरे में आराम से रह रही थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे अब उसे 2 एसी भी कम पड़ रहे थे। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। दोनों एसी चला रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कड़ी धूप में बाहर घूम रही हूँ। जब इस कमरे में 4 दीवारें हैं तो भला 2 एसी ही क्यों? अब तो मैं बची इन बाकी 2 दीवारों पर भी एसी लगवाऊंगी। शीतल अपनी सास कलावती के पास जाती है और कमरे में बची 2 दीवारों पर एसी लगाने की बात करती है। अरे बहू, तूने कमरे में पहले 2 एसी लगवा लिए, अब और 2 एसी लगवाने की बात कर रही है। माँ जी, अगर आप एसी लगवा रही हैं तो लगवा दीजिए, वरना मैं तो यहाँ इतनी गर्मी में भी नहीं रह पाऊंगी। मैं धनुष को लेकर अपनी मायके चली जाऊंगी, हम वहीं रहेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे घर छोड़ने की बात थोड़ी ना करते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं लगवा दूंगी तेरे कमरे में और 2 एसी। कलावती हफ्ते भर के अंदर ही उसने जितने भी सेविंग्स कर रखी थी उन सारी सेविंग्स से 2 एसी मंगवाकर अपनी बहू के कमरे में लगवा देती है। और देखते ही देखते अब शीतल के कमरे में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 एसी थे, जिससे अब शीतल अपने 4 एसी वाले कमरे में आराम से रह रही थी। अरे सुने ना, तो फिक्र मत कर, मेरे देवर से तो तेरी ही शादी होगी, फिर तो भी मेरी तरह इस घर पर राज करेगी। अमीर घर से होने का एक फायदा तो है कि मिडिल क्लास ससुराल वाले इज्जत बड़ी करते हैं। मैं जल्दी माँ जी से तेरे और वरुण के रिश्ते के बारे में बात करूंगी। इससे पहले शीतल अपनी बहन सुनैना का रिश्ता वरुण से करने की घर में बात करती। वरुण अपनी मनपसंद लड़की माया से शादी करके उसे घर ले आता है। सभी माया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन शीतल माया और उसकी गरीबी से चिढ़ते हुए अपनी सास के कान भरने लगती है। शीतल बहू, ये तू क्या कह रही है? माया तो मुझे बहुत सीधी सादी लगती है। मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। अरे माँ जी, आप इन गरीब लड़कियों को नहीं जानती। आप एक बात बताइए, भले ही आप लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन हमारे वरुण में कोई कमी है जो वो एक गरीब लड़की से प्यार करेगा? हो न हो माया ने ही उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया है ताकि वो आपका सारा घर और जमीन हड़प सके। मैं तो कहती हूँ कि उसे उस कमरे से निकालकर स्टोर के बगल में टूटा फूटा कमरा है ना, वो दे दीजिए। 4 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और अपने आप हमारे वरुण का पीछा छोड़ देगी। बहू, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, ऐसा ही करूंगी मैं। अच्छा हुआ तूने मुझे वक्त रहते सब कुछ बता दिया। अब मैं भी देखती हूँ कि कब तक मेरी गरीब देवरानी इस घर में टिकी रहेगी। कलावती माया को उसके कमरे से निकालकर घर में बने एक छोटे टूटे फूटे कमरे में शिफ्ट कर देती है। उस कमरे का पंखा भी बाबा आदम के जमाने का था, जिसमें से हवा ना के बराबर और आवाज भर भर के आती थी। ये कमरा कितना छोटा है और इसकी हालत भी कितनी ज्यादा खराब है।
साफ सफाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन इस पंखे का क्या करूं? इसके अंदर से तो बिल्कुल ना के बराबर हवा आ रही है। ये भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। अब इस गर्मी में इस टूटे पंखे में कैसे गुजारा करूंगी? जहां एक तरफ अमीर जेठानी अपने 4 एसी वाले कमरे में आराम से गर्मी के मौसम को एंजॉय कर रही थी, तो वहीं बेचारी माया अपने टूटे पंखे वाले कमरे में गर्मी से हाल से बेहाल हो रही थी। शीतल, 2 एसी तो कम से कम बंद कर दो। ऐसा लग रहा है अपने कमरे में नहीं बल्कि 4 बर्फ की पहाड़ियों के बीच में सो रहा हूँ। 2 कंबल ओढ़ भी लिए हैं, लेकिन फिर भी ठंड कम नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा ठंड लग रही है तो बाहर हॉल में जाकर सो जाओ। मुझे 4 एसी में सोने की आदत है, तो मैं 4 एसी में ही सोऊंगी, समझी तुम? गर्मी तो गर्मी, इन मच्छरों ने भी नाक में दम करके रख दिया है। 2 अगरबत्ती जल चुकी है, लेकिन मच्छर है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पंखा कितना धीरे धीरे चलता है। इन्होंने मुझे जाने से पहले जो पैसे दिए थे उससे इस पंखे की मरम्मत करवा लेती हूँ। जब ये आएंगे तो कमरे में एक नया कूलर लगवा दूंगी। माया बाहर से पंखा ठीक करने वाले को बुलाती है और जैसे ये बात शीतल को पता चलती है तो वो उस पंखे वाले को वहां से भगा देती है। वहीं अब अपनी देवरानी को और परेशान करने के लिए शीतल उसके कमरे में बिजली का कनेक्शन ही काट देती है, जिससे माया का गर्मी से हाल से बेहाल हो रहा था। मर मर के ही सही, लेकिन कम से कम ये पंखा चलता तो था। अब तो बिजली ही नहीं है मेरे कमरे में, क्या करूं मैं? बड़ा शौक था ना मेरी बहन की जगह लेने का, अब देख कैसी तू 4 दिन में यहाँ से रफू चक्कर होती है। शीतल दिन भर अपने 4 एसी वाले कमरे में रहती है और महारानी की तरह बेचारी माया पर हुक्म चलाती। जाकर छत से मेरे कपड़े लेकर आ। और तूने अभी तक मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? आजकल बहुत काम चोरी करने लग गई है तू। जेठानी जी, मैं वैसे ही गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और आप मुझे बार बार कभी छत पर तो कभी रसोई में खाना बनाने के लिए भेज रही हैं। थोड़ी देर के लिए क्या मैं आपके कमरे में बैठ जाऊँ? बहुत ठंडक है यहाँ, उसके बाद मैं सारे काम कर दूंगी। इतना ही एसी में रहने का शौक है तो अपने घर वालों को बोलकर एसी क्यों नहीं मंगवा लेती? यहाँ 4 एसी वाला कमरा मेरा है, तो इन 4 एसी की हवा भी मेरे लिए ही है, ना कि तेरे लिए। अब जाकर काम कर। बेचारी माया जेठानी होकर भी अपनी देवरानी की नौकर से कम नहीं थी। माँ जी बिना मेरी पूरी बात सुने ही चली गई। मेरी जेठानी दहेज में 2 एसी लेकर आई थी, लेकिन बाकी के 2 एसी तो मेरी सास ने ही उनके कमरे में लगवाए थे। मेरी सास मेरी जेठानी के कमरे में 2 एसी लगवा सकती है, लेकिन मेरे लिए एक नया पंखा और कूलर नहीं ला सकती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। 4 एसी वाले कमरे में रह रहकर अब शीतल थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने कमरे से बाहर निकलती तो उसके लिए वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है हॉल में। मैं तो 2 मिनट भी नहीं रुक सकती। वापस जा रही हूँ अपने 4 एसी वाले कमरे में। अरे बहू, पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती है, पूरे कमरे को तूने शिमला बना दिया है। जरा उठकर हाथ पैर भी चला लिया कर। मुझसे इतनी गर्मी में काम नहीं किया जाता। आपकी छोटी बहू है ना, उसे बोलिए। काम चोरी करने के साथ साथ अब आए दिन शीतल की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। कभी उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती तो कभी उसे बुखार चढ़ जाता। वहीं माया अपनी जेठानी का ख्याल रखना नहीं छोड़ती और उसकी पूरी केयर करती है। ऐसे ही काफी समय गुजरता है और आज उनके घर का बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल देख कलावती आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कलावती गुस्से से तिलमिलाते हुए शीतल के कमरे में जाती है। ये देख, पूरे 25,000 रुपए का बिजली का बिल आया है। अब भर इन्हें, अमीर घर से आई है ना तू ही भर बिजली के बिल को। 4 एसी चलाकर तू बिजली का सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। चुप क्यों है? अब जवाब दे। इससे पहले शीतल कलावती को कोई जवाब देती अचानक उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग शीतल को अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर के चेकअप के बाद इनकी तबीयत काफी समय से खराब है। लगता है आपने इन पर जरा ध्यान नहीं दिया। ये शायद कुछ ज्यादा ही ठंडी जगह पर रहती हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है। इनके दिमाग की नसें भी सुन्न पड़ गई हैं। अगर ये इसी तरह ठंडी जगह पर रही तो कल को इनके लिए ये सही नहीं होगा। देखा क्या हुआ 4 एसी वाले कमरे में रहने का नतीजा। धनुष, आज ही इसके कमरे से सारे एसी निकाल। एक तो बिजली का बिल इतना आया है, ऊपर से इसकी हालत तो देख। इसकी अब नहीं चलने दूंगा, एक भी नहीं चलने दूंगा अब इसकी। सभी लोग शीतल की अच्छी खासी डांट लगाते हैं और धनुष अब कमरे में से 3 एसी निकाल देता है और 1 एसी माया के कमरे में लगवा देता है, जिससे माया को भी अब गर्मी से राहत मिलती है। वहीं अपनी खराब हालत में माया को अपना इतना ख्याल रखता देख शीतल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अब शीतल माया से माफी मांगती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी मनमुटाव के एक साथ हंसी खुशी रहती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे लिए मिस्टर परफेक्ट तो हूं ना? परफेक्ट? हाँ है ना मेरे लिए परफेक्ट, पर ये आइसक्रीम। दिव्या शट अप यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। 6 साल से हम रिश्तेदारी की पार्टी में मिलते रहते हैं और आई सीरियसली लव यू। तुम शादी कब करोगी ये बताओ।
तुम पागल हो क्या? पार्टी में कुछ भी मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। यहाँ मेरी बुआ के ससुराल वाले भी हैं। ये बात दूर खड़ी दिव्या की टुनटुन बुआ सुन लेती हैं। उसे वो दोनों साथ में देखकर अच्छा लगता है और अपनी भाभी से वो दोनों के रिश्ते की बात करती है। तब सरला, अगर दीदी ऐसा हो सकता है तो आप बात चला दीजिए, लेकिन इससे पहले मुझे सुधा बेटी के लिए भी कोई रिश्ता देखना है। वो घर की बड़ी बेटी है ना। अरे आप सुधा के लिए चिंता मत करो, 2 दिन पहले मेरे दूर गांव से एक रिश्ता आया है। उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस बेटी मांग रहे हैं। आप अपनी बेटी को दूर भेजने के लिए तैयार हो तो मैं भी बात कर लेती हूँ पंडित जी से। देख लो कहीं दोनों बेटी का रिश्ता हाथ से ना चला जाए। भाभी अपनी बड़ी बेटी को दूर भेजने में संकोच मत करना, जानती है ना दिव्या के मुताबिक सुधा कितनी सांवली है। हाँ दीदी, अगर रिश्ता अच्छा है तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। टुनटुन दीदी ठीक है, आप पंडित जी से बात कर लीजिए और रिश्तेदारी वालों से भी बात करवा देना। आप मुझे 2 दिन दो, मैं दोनों का रिश्ता लगवा कर बताती हूँ। ये कहकर वो पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। मौका पाकर टुनटुन पार्टी में ही विहान की माँ देवकी से सरला को मिलवाती है और शादी की बात करती है। दोनों बच्चे भी खुश हो जाते हैं। रिश्तेदारी में रिश्ता करके आपने बहुत अच्छा किया। वैसे मेरी होने वाली बहू, तुम अपनी बड़ी बहन के मुकाबले काफी सुंदर और गोरी हो। थैंक यू माँ जी। ये सुन सांवली बहन को बुरा लगता है और वह पार्टी के बाहर चली जाती है। मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? सुधा तो परेशान मत हो, जहाँ तक मैंने सुना है तेरा भी होने वाला ससुराल बहुत अच्छा है और ऐसा ही होगा। तेरी बुआ ने मुझे तेरे लिए भी रिश्ता बताया है। तेरी छोटी बहन की करनी है तो तेरी भी तो करनी होगी ना। जैसा आपको ठीक लगे माँ। फिर सुधा बड़ी बेटी के रिश्ते को देख पसंद कर लेती है और अगले ही महीने दोनों बेटियों की शादी कर देती है। जहाँ बड़ी बेटी दूर के गरीब ससुराल में चली जाती है और अमीर बेटी पास के रिश्तेदार के ससुराल में चली जाती है। जहाँ अमीर बेटी अपनी शानो शौकत के ससुराल में बेहद खुश थी। नौकर चाकर एक इशारे पर उसकी बात सुन रहे थे। अमीर ससुराल में आते ही दिव्या को पैसों का घमंड आ जाता है। एक दिन वो हॉल में बैठकर फोन चला रही थी, तभी दरवाजे पर एक फकीर आता है। अरे कौन बार बार खटखट कर रहा है? बेटी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत भूख प्यास लग रही है। चलते चलते तुम्हारे पर तो धन संपत्ति बहुत है। भगवान तुम्हारी इस धन संपत्ति को और फले फुलाए। कुछ खाने को दे दो इस फकीर को। ओहो, आपको चौखट तक किसने आने दिया? इतने गंदे कपड़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी घर में चले आते हैं। कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से जाओ और कहीं रोड पर भीख मांगो। बेटी कुछ खाने को दे दो। अगर खाना भी नहीं देना तो पानी तो पिला ही दो। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। मुझे ऐसा पुण्य का काम नहीं करना। तुम चलते फिरते लोग तो कहीं भी अमीर घर देखकर पहुंच जाते हो। जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को धक्के मार कर निकालने के लिए कह दूंगी। दिव्या बेचारे फकीर को भला बुरा कहकर भगा देती है। तभी उसकी सास देवकी आती है। बाहू, तुम अभी किससे बात कर रही थी? अरे कुछ नहीं माँ जी, एक भिखारी घर पर आया था, भगा दिया। वैसे हम दोनों शॉपिंग करने चले, मेरे पास कल की साड़ी नहीं है माँ जी। हाँ हाँ चलो, सिर्फ साड़ी नहीं, हम ज्वेलरी भी खरीदेंगे। ये सुन दिव्या खुश हो जाती है और अपनी सास के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहाँ वह बहुत कुछ खरीदती है। उसके बाद स्पा भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बेटी अपने ससुराल में कम पैसों में भी खुश होती है। वहाँ उसके पति और सास का प्यार जो था, एक सुबह लस्सी को मथते हुए। बाप रे, कितनी देर हो गई है, अभी तक मक्खन निकलने का नाम नहीं ले रहा। लगता है कल की डेट में ही इसका मक्खन निकलेगा। सुधा तुम बहुत थक गई हो, इसे छोड़ो, मैं कर देता हूँ, तुम बैठो। अरे आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो काम पर भी जाना है ना। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? अरे सुधा बहू, तू मेरे बेटे की फिक्र मत कर। ये काम तो मैं इसे बचपन से ही सिखा रही हूँ, देख कैसे करता है। तू जब तक नाश्ते की तैयारी कर ले। अरे नाश्ते में तो आटा खत्म हो गया था, इसलिए मैंने आटे का चीला बना दिया, उसमें टमाटर प्याज डालकर। माफ कीजिएगा, कल मैं दुकान से आटा नहीं लाई। तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैंने तुम्हें इतने पैसे ही कहाँ दिए जो तुम सामान लाती। फिक्र मत करो, मैं आज ले आऊंगा। और क्या बहू, तू परेशान मत होया कर। जानती हूँ इस घर में 2 पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी जब से तू आई है देख रही हूँ कैसे अपने ससुराल को संभाल रही है और अच्छा अच्छा खाना बना कर दे रही है। हाँ, इतनी संघर्ष भरी जिंदगी में तुम अपना घर छोड़कर यहाँ बस गई और सबको खुश रख रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुधा, वैसे तुम पग फेरे के लिए भी अपनी माँ से मिलने नहीं गई हो। 2 महीने हो गए, जाओ अपनी माँ के पास, कुछ दिन रहकर आ जाओ। क्या सच में? मोहन जी ठीक है, लेकिन यहाँ। अरे बहू, यहाँ की चिंता मत कर, मैं हूँ।
अगले दिन सुधा बस में बैठ अपने मायके पहुंच जाती है। सरला को बड़ी बेटी से मिलकर अच्छा लगता है तो वह अपनी छोटी बेटी को भी फोन करके बुला लेती है। आते ही दिव्या अपने अमीर ससुराल के पैसों का घमंड दिखाने लगती है। माँ, ये मेरा लग्जूरियस बैग और ब्रांडेड मेकअप है, ध्यान रहे खराब ना हो, चूहे वगैरह आए, इन्हें साइड रख दीजिए। और इस पर सोऊंगी कैसे मैं? अब तो मुझे कंफर्टेबल मैट्रेस पर ही नींद आती है। क्या बात है दिव्या, तू तो ससुराल जाकर बहुत बदल गई, भूल मत तू यहीं रहती थी। हाँ, तो वैसे आप अपने दूर वाले गरीब ससुराल में कैसी हो? वहां जाकर तो और सांवली सी हो गई हो। वैसे भी पैसे तो होंगे नहीं स्किन केयर करने के लिए, और जमीन पर सोती होगी ना, मिट्टी मिट्टी होती होगी वहां पर, ऊपर से गाँव। हाँ दिव्या, अब जो भी है, मेरा ससुराल है और मैं वहाँ खुश हूँ। तुम दोनों तो अपने अपने ससुराल का बखान करने लगी। चलो बैठो, मैंने तुम्हारे लिए समोसे बनाए हैं, वो भी इमली की चटनी के साथ। वाह, ये तो मैं जरूर खाऊंगी। अरे नहीं, इसमें बहुत तेल होगा, पता नहीं कौन से तेल से बना होगा। सुधा दी, आप ही खा लो। ये लड़की तो सच में ससुराल जाकर बदल गई है। कोई बात नहीं सुधा, तू ही खा ले। फिर सुधा माँ के बनाए समोसे को खा लेती है। ऐसे ही 2 हफ्ते रुककर दोनों बहन अपने अपने ससुराल लौट जाती हैं। वक्त गुजरता है, सरला को अपनी दोनों बेटी की बहुत याद आ रही होती है तो वह बिना बोले पास वाली बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां दिव्या अपनी सहेलियों से बैठकर बातें कर रही होती है। दिव्या, मुझे देखकर खुशी हो जाएगी। दिव्या? अरे दिव्या, ये बुढ़िया कौन है जो तेरा नाम लेकर तुझे पुकार रही है? क्या ये तेरी माँ है? अगर मेरी अमीर सहेली को पता चल गया ये बुढ़िया मेरी माँ है तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। दिव्या अपनी माँ को रसोई में ले जाकर कहती है, माँ, तुम्हारी अमीर बेटी का घर पास में क्या है, तुम बिन बोले यहाँ चली आई। मेरे रुतबे की तुम्हें चिंता भी है कि नहीं? मेरी उन सहेलियों को पता चल जाता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, इनको जाने दो, चाय बनाकर ले आओ बाहर। ये सुन सरला को बुरा लगता है और दिव्या बाहर सहेलियों के पास चली जाती है। अरे तुम परेशान मत हो, वो मेरी नौकरानी है, बड़ी है तो इसीलिए नाम ले रही थी। ये सुनते ही सरला के हाथ से चाय के कप गिर जाते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। बहुत बढ़िया बेटा, तू अपने अमीर ससुराल में क्या आ गई, उस गरीब माँ को भूल गई जिसकी गोद में तू पली बड़ी है। मैंने तुझे किसी चीज की कमी होने नहीं दी, पर तूने बता दिया कि पैसों के आगे तेरी माँ भी फीकी पड़ गई। मैं तो हंसी खुशी तुझसे मिलने आई थी, पर जा रही हूँ। सरला को बहुत बुरा लगा और वो बस में बैठकर अपनी गांव वाली बेटी के घर के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन जाने में कतराती है। कहीं सुधा ने भी मेरे साथ ऐसा किया तो बिन बुलाए मुझे उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। सरला लौट रही होती तो कुएं पर से सुधा पानी भर के ला रही होती और अपनी माँ को देखते ही घड़ा जमीन पर रख कर गले लगा लेती है और चिल्ला चिल्ला कर आसपास सबको बता देती है, माँ जी, मोहन जी, जरा देखिए तो कौन आया है। बबीता आंटी, खुशी, महेश काका, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। माँ, आपने तो मुझे सरप्राइज दिया, आओ ना अंदर बैठो। अरे सरला जी, आप बहुत खुशकिस्मत वाली हैं, आपको सुधा जैसी प्यारी बेटी मिली है, दिन रात आपकी बातें करती रहती है। अच्छा, आप दोनों माँ बेटी मिलिए, मैं चलती हूँ। जी जी। अंदर जाकर अम्बा और सुधा सरला की बहुत खातिरदारी करते हैं। वो उसको सत्तू बनाकर पिलाती है, घर में जो खाना होता है उसकी आलू पूरी सब्जी बनाकर खिलाती है। अपनी बेटी का प्यार देख सरला की आंखें डबडबा जाती हैं। क्या हुआ माँ, मुझसे कोई गलती हुई? आप रो क्यों रही हैं? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये देख रही हूँ मैंने दिव्या के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने अमीर ससुराल पहुंचकर आज वो मुझे भूल गई, पर मैं तेरे पास आई हूँ तो तू ऐसे खुश हो रही है जैसे ना जाने भगवान ने तेरी झोली में कितने हीरे मोती भर दिए। सरला जी, सच में आप बहुत अच्छी माँ हैं और आपकी बेटी भी, जो घर को इतना संभाल कर रखती है। होता है पैसों के बाद अपने ही लोग बदल जाते हैं, पर आपकी सुधा हमेशा आपकी अपनी बनकर रहेगी। ये सुन सरला अम्बा को गले लगा लेती है। सरला कुछ दिन अपनी बेटी के पास रहकर वापस अपने घर लौट जाती है। साथ ही उसे अपनी दोनों बेटी में फर्क नजर आ जाता है।